बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपसे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी और आज के लेक्चर में हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे। बिकॉज ये जितना कोर्स हमने इससे पहले ख़त्म किया दैट वाज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज़ द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस तक आने के लिए हमें वो तमाम चीज़ों का कंसेप्ट आना ज़रूरी था, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आपको देना था, रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट था, फिर इसके बाद डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का कंसेप्ट था, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट था और कंटिन्यूस के अंदर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट था। और ये सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट आगे यूज़ होंगी। तो आज के लेक्चर में मैं पहले थोड़ा सा चाहूँगा कि कोर्स ओवरव्यू को अगर आप देखें तो कलेक्टिंग ऑफ डेटा के बाद एक्सप्लोरिंग ऑफ डेटा और इन्फ्रेंस, और साथ ये राइट साइड पे प्रोबेबिलिटी का टच नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ तक हम पढ़ चुके। और इस प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने वो चीज़ें सारी पढ़ ली। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो है नहीं पढ़ी, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, आगे ब्रांचेस क्या हैं और हम कौन सी चीज़ करने जा रहे हैं। तो एक चीज़ तो अपने जहन में रखिए कि ये इस फ्लो चार्ट को अगर आप देखें तो इन्फ्रेंस से आगे आप अपने राइट साइड पे, इन्फ्रेंस के राइट साइड पे अगर आप देखें आई एन के राइट साइड पर, तो कंपेयरिंग द वेरिएबल्स की बात की है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा, वी हैव टू कंपेयर द वेरिएबल्स, और कंपेयरिंग द वेरिएबल्स को आगे मजीद अगर आप इसका जो एरो मार्क देखें दैट इज़ अबाउट मीन्स एंड वेरिएंसेस। इट मीन्स अब मीन्स और वेरिएंसेस की बात भी होगी। तो ये फ्लो चार्ट दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको कुछ आइडिया हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखें। ये जहन में अजीज तलबा रखें कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो अल्टीमेट हमारा मकसद होता है दैट इज़ about the statistical inference, because we have to say something about the population from the knowledge gained from the part of population which is called sample. तो statistical inference जो है basically deals with the procedures for making inferences about the characteristics that describes the larger group of data called population. ठीक है, फ्रॉम द नॉलेज डिराइव फ्रॉम द ओनली ए पार्ट ऑफ द डेटा नोन एज आ सैम्पल। अजीज तलबा, ये एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दी थी। इस चीज़ को समझने के लिए आप ये देखें कि आपने किसी फंक्शन के लिए अगर आपने टोकरा मिठाई का ख़रीदना है तो आप क्या करेंगे, स्वीट की दुकान पे जाएंगे और अगर आप सपोज़ गुलाब जामुन या बर्फ़ी या कोई भी मिठाई लेना चाहते हैं तो आप टेस्ट करेंगे। एक गुलाब जामुन चेक किया आपने, आइदर यू विल सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर लॉट ऑफ स्वीट और यू विल रिजेक्ट, आप किसी और दुकान पे चले जाएंगे। तो हुआ क्या यहाँ पर कि आपने सैंपल लिया और सैंपल की बुनियाद पर पॉपुलेशन जो थी उसके बारे में आपने डिसीजन लिया। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर बेसिकली यही काम होता है। ठीक है, वी डील्स विद द प्रोसीजर्स फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट describes the larger group of population, larger group of data called population. ठीक है, हम population के बारे में we made inferences about the population from the knowledge derived from only a part of the data known as sample. तो वही बात यहाँ पे हमने की। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ड पैरामीटर और स्टैटिस्टिक, बार बार ये हमने पहले लेक्चर में शायद आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो वहाँ पे भी इस बात को एक्सप्लेन किया था और यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। न्यूमेरिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइबिंग द पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर्स। न्यूमेरिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइबिंग अ पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर्स। सपोज अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो म्यू इज़ ए पैरामीटर, इसी तरह सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन जिसको हम कहते हैं इज़ ए पैरामीटर। इसके अलावा एक प्रोपोर्शन होता है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पी इज़ आ
पैरामीटर। तो दीज आर ऑल पैरामीटर्स, ठीक है। इट इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। अजीज तलबा ये सीखना बहुत ज़रूरी है, पैरामीटर और स्टेटिस्टिक में फ़र्क क्या है, बिकॉज ऑनवर्ड हम इसी की बात ज़्यादातर करेंगे। आइदर वी विल टॉक अबाउट पैरामीटर्स एंड वी विल टॉक आल्सो अबाउट स्टेटिस्टिक। तो म्यू, सिग्मा स्क्वायर आप ले लें, पी ले लें, दीज आर ऑल पैरामीटर्स। तो आपने इसमें से क्या चीज़ अखज़ की कि अगर ये मीन, वेरिएंस, प्रोपोर्शन एट्सेट्रा इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर ये पॉपुलेशन डाटा से निकाली जाएं तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। और अगर यही वैल्यूज़ यानी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोपोर्शन, मीडियन, मोड अगर हम सैंपल डाटा से निकालें तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पर आप देखिए स्टैटिस्टिक की एग्जांपल एक्स बार हो सकती है, स्मॉल एस हो सकता है, कैपिटल एस हो सकता है। स्मॉल एस और कैपिटल एस में फ़र्क इतना है कि स्मॉल एस के डिवाइज़र में n-1 आता है, वेयर एस कैपिटल एस के डिवाइज़र में n आता है। इसी तरह पॉपुलेशन सैंपल प्रोपोर्शन इसको हम पी हैट के साथ शो करते हैं। तो दीज आर ऑल स्टैटिस्टिक, दीज आर ऑल स्टैटिस्टिक, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम ए सैंपल डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। अब आप चाहे मीन निकाल लें, चाहे मीडियन निकाल लें, सैंपल डाटा से जब भी सैंपल डाटा से चीज़ निकाली जाएगी तो स्टैटिस्टिक उसको बोलेंगे। अगर वही क्वांटिटीज़ अगर पॉपुलेशन डाटा से निकाली जाए तो उसको पैरामीटर्स हम बोलेंगे। तो अजीज़ तलबा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर हमने पैरामीटर्स की बात करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन स्टैटिस्टिक, ठीक है। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हम पैरामीटर्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन द स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक की बुनियाद पर पैरामीटर्स के बारे में जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिकली कर देता है तो स्टैटिस्टिक्स है, उसके साथ एस लगा होता है। जब खाली सी पे आके बात खत्म हो जाए तो दीज थिंग्स मीन इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, ठीक है। तो x bar is a statistic. Similarly, small s is a statistic, capital S is a statistic, and p hat is a statistic. Next आप देखिए अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यही बातें जो सारी मैंने की हैं इसको मैंने थ्रू फिगर आपको बताने की कोशिश की है कि एक पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन में से वी विल ड्रॉ अ सैंपल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन, ठीक है। आप देख लें फ्रंट लाइन पे यहाँ से हमने इसको यहाँ से ये सैंपल ड्रा हुआ और सैंपल में से हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट की। जाहिर बात है एक्स बार इज़ अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वो फाइंड आउट की। और उसके बाद इस सैंपल की बुनियाद पर वी विल से समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन। तो यहीं से सैंपल से इंफॉर्मेशन ली और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इसको डील कर रही है कि सैंपल से इंफॉर्मेशन लेकर पॉपुलेशन के बारे में आप डिसीजन लेते हो, ठीक है। अब इस सिलसिले में और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ, अगर सपोज देयर इज अ मैनेजर एंड वी वांट टू रूफ अ पर्टिकुलर हॉल जस्ट एज मेट्रो इन इस्लामाबाद, कि एक बहुत बड़ा हॉल है और उसकी हम रूफिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट हमारे इंजीनियर ने हमें बताया दैट द थिकनेस ऑफ द शीट शुड बी 0.5 mm, 0.5 mm। अब हम इस थ्योरी को टेस्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सपोज वी वांट टू गिव ऑर्डर 1 lakh शीट्स एंड वी विल सेलेक्ट अ 100 शीट्स और 110 शीट्स और 120 or 150 शीट्स from that particular factory, and from that sheets we will measure the thickness of the particular sheets। तो हम क्या करेंगे, सपोज अगर हमने 8 लाख शीटों का ऑर्डर दिया हुआ है और हम चाहेंगे कि हमारी जो शीट है उसकी थिकनेस शुड बी 0.5 mm, 0.5 mm। इसलिए ज़रूरी है कि अगर उसकी थिकनेस 0.5 mm से ज़्यादा होगी तो छत वजनी होकर गिर सकता है, इट कैन कोलैप्स, ठीक है, ड्यू टू इट्स वेट। और अगर उसकी थिकनेस 0.5 से कम होगी तो छत कमज़ोर होकर या थ्रू बाय वीकनेस वो गिर सकता है। इसलिए कि हमें पता है कि साइंटिस्ट ने हमें बताया कि थिकनेस ऑफ द शीट शुड बी 0.5। तो अब इस थ्योरी को देखने के लिए हम वी विल यूज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ठीक है। इसी तरह अब मैं डिफरेंट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि एडवांस में कि आपको पता चले कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। सपोज
एक मार्केट में मेडिसिन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, जैसे कि डिस्प्रिन है, हार्ट पेशेंट को दी जाती है और 1/4 या हाफ टेबलेट दी जाती है, ठीक है। अब हमने एक नई टेबलेट इंट्रोड्यूस करवानी है जिसको हम लोपरिन कहते हैं। अब मार्केट के अंदर ये नई टेबलेट लाने के लिए वी वांट टू कंपेयर कि कौन सी ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सी ज़्यादा रिलीफ जल्दी देती है। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ सैंपल ऑफ 10 मे बी पेशेंट्स या 20 पेशेंट्स एंड उनको हम क्या करेंगे, डिस्प्रिन खिलाएंगे, जब उनको अटैक होता है उसका रिलीविंग टाइम नोट कर लेंगे। इसी तरह हम 10 और 20 पेशेंट्स को लोपरिन खिलाएंगे और उनका रिलीविंग टाइम नोट करेंगे, जब उनको अटैक हुआ उनको लोपरिन खिलाई, उसके बाद रिलीविंग टाइम नोट किया कितनी देर में अफाका होता है। अब हमारे पास दो तरह के टाइम मौजूद है। वी कैन कंपेयर दीज टूज एंड वी कैन से विच मेडिसिन इज इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव फॉर क्यूरिंग दैट पर्टिकुलर डिजीज। इसी तरह आप और कई एग्जांपल्स ले सकते हैं। हम स्टूडेंट्स का एक ब्लड प्रोटीन लेवल, सपोज that blood protein level in a human body should be 7.25, some unit here 7.25। अब हम we can test this theory कि आया ये कोई भी पेशेंट है तो उसका ब्लड प्रोटीन लेवल कितना है, तो हम मे भी उसकी 10 रीडिंग लें डिफरेंट डेज के ऊपर, उसकी रीडिंग लें और रीडिंग लेने के बाद we can say about कि आया उसका ब्लड प्रोटीन लेवल सही है या नहीं है। तो ब्लड प्रोटीन लेवल के साथ इसके अलावा मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहूँ तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, तो हमने देख लिया। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस हैज़ 2 पार्ट्स, ठीक है, इट हैज़ 2 ब्रांचेस। ये आप स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस हैज़ 2 पार्ट्स, estimation of parameters and testing of hypothesis, estimation of parameters and testing of hypothesis। अजीज तलबा, नॉर्मली बुक्स के अंदर एस्टिमेशन वाले पोर्शन को पहले लिया जाता है और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को बाद में लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस जो ये है कि अगर हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को पहले पढ़ लें तो एस्टिमेशन हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाती है, तो इसलिए एस्टिमेशन को मैं बाद में पढ़ाता हूँ और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को हम पहले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स जो है इसको आगे फिर फर्दर 2 पार्ट्स हैं, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, ठीक है। तो आज के जो हम लेक्चर के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को हमने डिफाइन कर दिया, उसमें सैंपल पॉपुलेशन पैरामीटर स्टैटिस्टिक की बात की और उसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करेंगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सबसे पहला स्टेप क्या, व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या। तो इस इंट्रोडक्शन में आप देखिए, testing of hypothesis is a procedure which enables us to decide on the basis of information contained in a sample whether to accept or reject any statistical assertion or assumption, which is called statistical hypothesis, ठीक है। तो testing of hypothesis is a procedure which enables us to decide on the basis of information contained in sample whether to accept or reject any statistical hypothesis। तो statistical hypothesis क्या होता है, it is an assumption, it is an assertion, it is a claim about the parameters of the population। We accept the hypothesis as being true when it is supported by the sample data, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम सैंपल डाटा को के ऊपर बेस करते हुए हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे अगर वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हो, सैंपल डाटा इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हो। एंड वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस व्हेन द सैंपल डाटा फेल्स टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। ये चीज़ आपको शायद इस वक्त क्लियर ना हो, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल्स या एप्लीकेशन की तरफ आऊँगा तो शायद उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आर, जैसे कि मैंने पहले बयान की, सपोज द ब्लड प्रोटीन लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 7.25, तो इसको हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कह सकते हैं। सपोज लोपरिन मोर इफेक्टिव देन द डिस्प्रिन, ये हमारा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है। इसी तरह द एवरेज मार्क्स ऑफ स्कूल, एवरेज मार्क्स ऑफ, इसी तरह एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स
in NTS marks is 50, तो ये हमारा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है। तो इसी तरह हम कई हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की भी आपको समझ आ गई। इसी तरह यहाँ पे मैंने 3-4 एग्जांपल्स और दी हुई हैं, इनको भी आप देख लीजिए। जैसा कि a judge assumes that a person charged with crime is innocent and subject this assumption hypothesis to a verification of reviewing the evidence and hearing testimony before reaching to the verdict. Similarly, a pharmaceutical company claims about a medicine, ठीक है, जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया। A company claims that average return across the investment is 20%। अब स्टॉक एक्सचेंज कंपनी थी या इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो उसने क्या दावा किया है कि एवरेज रिटर्न्स जो है अक्रॉस ऑल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने दावा किया है 20% एंड सो ऑन। तो हम इस दावे को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू टेस्ट सच क्लेम्स, ये यहाँ पे फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टू टेस्ट सच क्लेम्स सैंपल डाटा आर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड, ठीक है। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम सैंपल डाटा लेंगे और एनालाइज करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल फाइंडिंग्स द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर इज आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। जैसा कि शुरू में एक एग्जांपल आपको दी थी कि आपने वो स्वीट ली, उसकी बेस पर आपने फैसला किया, आइदर यू विल सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर लॉट ऑफ स्वीट, टोटल आप एक्सेप्ट करेंगे या आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो अजीज़ तलबा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर मैंने काफ़ी एलेबोरेटिव किस्म का इंट्रोडक्शन लिखा और उसको कोशिश की कि आप तक पहुँचे बात। उम्मीद है आपको इसमें कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी और कुछ जब जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, सम बेसिक कंसेप्ट्स हैं। जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने करना है तो वी हैव टू गेन नॉलेज अबाउट दीज कंसेप्ट्स। हमें इन कंसेप्ट्स का पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इनको आगे हम यूज़ करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर। तो वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले जो चीज़ है वो है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसमें देखिए क्या है, any hypothesis which is to be tested for the possible rejection under the assumption that it is true is called null hypothesis। अजीज तलबा, ये वो हाइपोथेसिस है जो हम कोई भी थ्योरी जब हमारे पास आती है तो हम इसको स्टेट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने कहा कि अगर हम देखना चाहते हैं कि जी शीट की थिकनेस 0.5 mm है तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि जी ऑन एवरेज शीट की थिकनेस 0.5 mm है, इज़ 0.5 mm। इसी तरह एक और हाइपोथेसिस क्या बन सकता था, दैट द ब्लड प्रोटीन लेवल ऑन एवरेज द ब्लड प्रोटीन लेवल इज 7.25, ठीक है। इसी तरह हम एक और हाइपोथेसिस क्या बना सकते थे, ये सारे मैंने नल हाइपोथेसिस बनाए हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है, ए हाइपोथेसिस व्हिच इज टू बी टेस्टेड फॉर द पॉसिबल रिजेक्शन इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। ए हाइपोथेसिस व्हिच इज टू बी टेस्टेड फॉर द पॉसिबल रिजेक्शन इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। तो इसके अलावा जो हमने कहा था कि द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन है, तो हमने कहा कि जी लोप्रिन इज मोर इफेक्टिव देन डिस्प्रीन, तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि नल हाइपोथेसिस को हम कैपिटल H0 से डिनोट करते हैं। इट इज़ नोटेड बाय कैपिटल H0। इन नल हाइपोथेसिस शुड ऑलवेज बी प्रिसाइज सच एज द गिवन कॉइन इज अनबायस्ड। अब ये एक हाइपोथेसिस बन सकता है, और ड्रग इज इफेक्टिव इन क्यूरिंग अ पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द टू टीचिंग मेथड इज 0, तो एटसेट्रा। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस हम सबसे पहले स्टेप में स्टेट करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब भी करने जाएंगे वी हैव टू स्टेट द नल हाइपोथेसिस। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड आप देखेंगे कि मैं प्रोसीजर भी लिखूंगा, जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। उसके अंदर पहला स्टेप भी यही होगा कि वी स्टेट द नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए। A hypothesis which is to be tested for the possible rejection is called null hypothesis under the assumption that it is true। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके साथ एक अल्टरनेटिव भी तो होगा। अगर नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर देते हैं तो किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसका उल्ट भी तो होना चाहिए। तो एनी हाइपोथेसिस अदर देन द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड alternative hypothesis। any hypothesis other than the null hypothesis is called alternative hypothesis।
ठीक है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 के साथ शो करते हैं, H1। सपोज अगर मैंने वो एग्जांपल दी कि ब्लड प्रोटीन लेवल ऑन एवरेज जो है वो 7.25 है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? सपोज मैं कहता हूँ H0 म्यू इज इक्वल टू 7.25 mm या 7.25 मिलीलीटर पर ग्राम, जो चीज यूनिट है वो है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? म्यू इज नॉट इक्वल टू 7.25, ठीक है। और ये भी अल्टरनेटिव हो सकता है कि जी म्यू मीन ऑन एवरेज, ठीक है। तो ज़हन में रखें कि हाइपोथेसिस के अंदर या नल हाइपोथेसिस के अंदर हमेशा पैरामीटर्स आएंगे। ये देखना, ये सुनना, ये आपको याद रखना या इसको आपने तवज्जो से काम करना ज़रूरी है। इसलिए कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि स्टूडेंट को यही नहीं पता चलता कि हाइपोथेसिस हम किस चीज़ का टेस्ट करें, वो यहाँ पर स्टेटिस्टिक को ले आते हैं। सपोज लिख देते हैं जी X बार इज इक्वल टू 7.25। भाई ये तो हमने पैरामीटर्स की टेस्टिंग करनी है, तो पैरामीटर्स को ही यहाँ पे होना चाहिए। हाइपोथेसिस के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए? पैरामीटर्स होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आ रही है वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है? अ सैंपल स्टैटिस्टिक विच प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर टेस्टिंग अ नल हाइपोथेसिस। ये वो फार्मूला है जो हम यूज करते हैं हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। वी हैव सर्टेन फार्मूलाज विच वी यूज फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस। तो बेसिकली टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है? ये वो फार्मूला है विच वी यूज फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस। एवरी टेस्ट स्टैटिस्टिक हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसकी एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है, which gives the probability of obtaining a specified value of the test statistics when the null hypothesis is true, which gives the test statistics has a probability distribution which gives the probability of obtaining a specified value of the test statistic when the null hypothesis is true. It is important to remember that a test statistic does not prove the hypothesis to be correct, but it furnishes an evidence against the hypothesis. ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो खुद फैसला नहीं करती कि हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो, बट वो हमें एक एविडेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, शहादत देती है। इसको हमारे यूज़ करते हैं। तो इस तौर पर ये चीज़ें शायद अभी तक आपको क्लियर ना हो, लेकिन जब नेक्स्ट हम प्रोसीजर करके उसके बाद न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे और पहला टेस्ट जब स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आर नॉर्मल, टी, ट्राई स्क्वायर एंड एफ। तो यही हमारे कोर्स में जो हमने पढ़नी है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉमनली यूज होती है वो कौन कौन सी हैं। सैम्पलिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्राई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है और एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नेक्स्ट अब देखिए कौन सा कंसेप्ट है जी, ये है जी एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन, तो इसका ये है all possible values which a test statistics may assume can be divided into two mutually exclusive groups. A test statistic की तमाम वैल्यूज जो पॉसिबल ले सकता है इसको हम दो ग्रुप्स के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। वन ग्रुप कंसिस्टेंट ऑफ वैल्यूज which appear to be consistent with the null hypothesis and the other having values which are unlikely to occur if H naught is true, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन को यहाँ पे बनाता हूँ आपके सामने। चूंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बिकॉज वी विल यूज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप किस तरह की होती है, इट इज़ अ बेल शेप्ड, ठीक है। तो इसकी कर्व इस तरह की बनती है। तो जब मैं एक्सेप्टेंस रीजन की बात करता हूँ तो सपोज ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन
ठीक है, इसको नॉर्मली 1 माइनस अल्फ़ा भी लिखते हैं। अब अल्फ़ा क्या है, ये इसकी डेफिनेशन आगे आ रही है, वहाँ पे आपको पता चलेगा। और ये जो पोर्शन है दोनों टेल्स के ऊपर, इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन रीजन। और इसको हम क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह ये क्या है, रिजेक्शन रीजन है। आर इसको लिख रहा हूँ, और सी आर इसको, यहाँ पे सेंटर में म्यू होता है, यू नो दैट कि सेंटर से फासला दोनों तरफ बराबर होता है, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और ये एसिम्प्टोटिक कर्व होती है कि लगता है जिसको टच करेगी लेकिन उसके साथ साथ चलती है। जैसे रेल की दो पटरियाँ हो ना, आप उनके ऊपर खड़े हो जाएं तो लगता है कि रेल की दो पटरियाँ जो कहीं जाके मिल रही हैं, हालांकि वो कभी नहीं मिलती। तो ऐसे ही इसके साथ मामला है। तो एक्सेप्टेंस रीजन आपको आइडिया हुआ, और रिजेक्शन रीजन। अब आप डेफिनेशन को दोबारा देखें तो क्या कहता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज विच अ टेस्ट स्टैटिस्टिक में अज्यूम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप समझते हैं कि वो ग्रुप्स जिनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो। ठीक है, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में चेंज की जाती हैं। वन ग्रुप कंसिस्टेंट ऑफ वैल्यूज़ विच अपीयर टू बी कंसिस्टेंट विद द नल हाइपोथेसिस, और कुछ ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो नल हाइपोथेसिस के साथ कंसिस्टेंट होंगी। एंड द अदर हैविंग द वैल्यूज़ विच आर अनलाइकली टू occur, और दूसरी वैल्यूज़ जो होंगी वो अनलाइकली होंगी इफ़ एच नॉट इज़ ट्रू। अब आप अजीज़ तलबा इसकी भी समझ आपको जब एप्लीकेशन पे आएंगे तो मज़ीद पिक्चर्स के सामने आएगी। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन एंड द अदर ग्रुप इज कॉल्ड रिजेक्शन रीजन। इसको हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। द वैल्यूज दैट सेपरेट्स द क्रिटिकल रीजन फ्रॉम एक्सेप्टेंस रीजन आर कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज। तो ये जो पॉइंट है जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को सेपरेट करता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो यहाँ पर ज़ाहिर बात है कुछ वैल्यूज़ आएंगी ना, दो वैल्यूज़ होनी चाहिए जो इस पॉइंट्स को शो करे। एक वाला ये वाला पॉइंट, तो इनको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज़। तो ये जो वैल्यूज़ है दो जिनको मैंने क्रॉस किया है, इसको मैं सर्कल भी कर देता हूँ साथ। तो दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज़, दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज़ और रिजेक्शन वैल्यूज़। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, जब हम कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो बिफोर सेलेक्टिंग द सैंपल we state about the level of significance. Level of significance is basically probability of rejecting the H naught आप समझते हैं null hypothesis when H naught is true. ठीक है, इसलिए अजीज तलबा आपको चीज़ एग्जाम में रखनी चाहिए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट इसीलिए शो हो रहा है, प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस, और अप्लाई करने के लिए कि जब आप सैंपल की बुनियाद पर पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो इट इज़ नॉट, वी आर नॉट 100% श्योर कि हम जो बात करेंगे वो 100% सही होगी। ठीक है, देखिए एक पॉपुलेशन अगर 1 लाख की और 100 का या 50 का हम सैंपल लेकर 1 लाख की पॉपुलेशन के बारे में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% डिसीजन सही हो। ठीक है, देयर इज सम चांसेस ऑफ एरर, गलती का इम्कान भी वहाँ पर मौजूद है। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको साथ पहले बताते हैं कि जी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस। इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू। ये वो प्रोबेबिलिटी है जो एच नॉट को रिजेक्ट करती है जबकि हकीकत में एच नॉट को एक्सेप्ट होना चाहिए था। ठीक है, और नॉर्मली अच्छा इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा,
ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है इसको हम अल्फा के साथ डिनोट करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फा के साथ डिनोट करते हैं और जनरली या नॉर्मली वी टेक अल्फा इज इक्वल टू 5%। अल्फा 5% हम लेते हैं, ठीक है। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सपोज अगर आप क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये 1% है या 2% है या 3% है, बट इफ इट इज नॉट गिवन वी टेक जनरली 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस तो एक्सेप्ट होना चाहिए था जबकि हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जो नॉर्मली हम लेते हैं वो 5% अल्फा लेते हैं। तो ये हम डिफाइन करते हैं स्टेप 3 में, ठीक है। सपोज अगर अल्फा जो है तो अल्फा इज इक्वल टू 5%। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि देर आर 5 चांसेस, देर आर अबाउट 5 चांसेस इन 100 ऑफ इनकरेक्टली रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। कि इसका मतलब ये है कि 100 में से 5% चांस है कि हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें जबकि वो रिजेक्ट होना नहीं चाहिए था, ठीक है। बात समझ में आई है? अगर अल्फा 5% है तो सिमरात क्या है? 100 में से 5% चांस है, 100 में से 5 चांसेस ऐसे हैं कि हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें जबकि वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था। वी इनकरेक्टली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। There are 5 chances in 100 we incorrectly reject the hypothesis, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके कि अल्फा क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आगे चल के ये बार बार रिपीट होगा। हर क्वेश्चन के अंदर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करनी होगी, वहाँ पे कभी दिया होगा तभी हम वी हैव टू टेक। अच्छा, अब आप देखें कि जब अगर मैं एक मेडिसन बनाता हूँ, ठीक है, अब आपको समझ मज़ीद आएगी। और उसके बाद हम अल्फा लेते हैं 5%, तो इससे मुराद क्या होगा भाई? 100 में से 5 बंदे जो है वो उड़ सकते हैं। ये मेडिसिन मैंने बनाई है तो 5% चांसेस है 100 में से 5 आदमी को ये उड़ा देगी, ठीक है ना, फौत हो जाएंगे। तो कोई लेगा वो मेडिसिन? कोई भी नहीं लेगा। इसलिए कि मेडिकल के जब भी हम बायोस्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं, तो वी टेक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एज मिनिमम एज वी कैन। तो हम इसके लिए लेंगे, अल्फा के लेंगे 1% क्या, बल्कि 0.1% लेंगे, 0.1% या 0.001%। इसलिए कि हम कहने के भाई 100 में से एक आदमी का भी चांस ना हो इस मेडिसिन उठाने के बाद कि वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम मैनेजर्स या इंजीनियर्स या जो और साइंटिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं, तो वी टेक अल्फा इज इक्वल टू 5%। तो 5% से क्या मुराद है? देयर आर 5 चांसेस इन 100 ऑफ इनकरेक्टली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस को हम इनकरेक्टली रिजेक्ट कर दें, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी आर 95% श्योर, कॉन्फिडेंट इन मेकिंग द करेक्ट डिसीजन। जब हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इससे मुराद यह है कि वी आर 95%, 5% है और इसका अपोजिट क्या हुआ? 95% वी आर श्योर कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है, जो हाइपोथेसिस हमने किया है, काम कर रहे हैं नेट्स, वो सही है, हमारा डिसीजन सही है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो है 1 tail and 2 tail टेस्ट। 1 tail and 2 tail टेस्ट। तो 1 tail a test for which the entire rejection region is located on one of the 2 side tails, ठीक है। जब रिजेक्शन रीजन जो है किसी एक टेल पर चला जाए, either the left tail or the right tail of the sampling distribution of the test statistic is called 1 tail test. If the rejection region is divided equally between the 2 tails of the sampling distribution of the test statistic, the test is referred to as 2 tail test, ठीक है। If the rejection region is divided equally between the 2 tails of the sampling distribution of the test statistic, the test is referred to as 1 tail test। अजीज तलबा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि 1 tail और 2 tail, एक तो आपको पता चल गया कि जब रिजेक्शन रीजन किसी एक टेल पर चला जाएगा, एक तो आपको पता चल गया कि जब रिजेक्शन रीजन किसी एक टेल पर चला जाएगा, आइदर लेफ्ट टेल और राइट टेल,
तो उस टर्म बोलेंगे वन टेल टेस्ट। और अगर रिजेक्शन रीजन दोनों टेल्स के ऊपर इक्वली बैलेंस हो गया तो उस टर्म क्या कहेंगे, टू टेल टेस्ट। अब आप देखिए मैं एक रीजन बनाता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं वन टेल से क्या मुराद है। तो ये लेफ्ट टेल है, यानी अल्फा जो है ये सारे का सारा इस साइड इस टेल पर है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसको हम बोलेंगे वन टेल टेस्ट। ठीक है, तो वन टेल में कौन सी है, लेफ्ट टेल है ये। इसी तरह ये भी वन टेल है बट द राइट टेल, यहां सेंटर में म्यू होता है। जी, इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इज लेस देन सम पर्टिकुलर वैल्यू। सपोज 7.25 जैसे था हमारे पास ब्लड प्रोटीन लेवल, तो यहाँ पे 7.25 आ जाएगा। तो म्यू इज लेस देन, तो म्यू नॉट जनरल वैल्यू है जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज करते हैं। और इसमें क्या होगा अल्टरनेटिव, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। ठीक है, इससे चीज आपने नोट क्या किया कि वन टेल और टू टेल टेस्ट का पता चलता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखकर। वन टेल और टू टेल टेस्ट कहाँ से पता चलता है, वन टेल है या टू टेल है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखकर। अब ये टू टेल है, तो अब इसमें जो है ये जो रीजन है यहाँ पर बेसिकली ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, आपको पता है अजीज तलबा के टोटल प्रोबेबिलिटी अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1, और ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं अल्फा। ये जो प्रोबेबिलिटी है किसके बराबर होती है, अल्फा। इसी तरह यहाँ पे मैंने अल्फा लिखा है, और जो सेंटर में होता है इसको हम बोलते हैं 1 माइनस अल्फा। इसी तरह ये 1 माइनस अल्फा, इसी तरह ये 1 माइनस अल्फा, जिसको हम एक्सेप्टेंस रीजन बोलते हैं। ठीक है, और तो 1 माइनस अल्फा आपको पता चल जाए यहाँ पर अल्फा बाई 2। अब जाहिर बात है अल्फा डिवाइड हो चुका है, तो अल्फा बाई 2 इस तरफ है। अब ये वाला पोर्शन जो है, और अल्फा बाई 2 ही इस तरफ है। और इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। तो ये अपने टू टेल टेस्ट है। ठीक है, तो इससे आपने क्या चीज़ नोट की, आपने ये नोट किया कि वन टेल और टू टेल का फैसला होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखकर। अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस है तो लेफ्ट टेल होगी, अगर वो ग्रेटर है तो राइट टेल होगी, अगर वो नॉट इक्वल है तो टू टेल होगा। इसी तरह लेफ्ट पर है तो अल्फा सारा लेफ्ट पे चला गया, अगर राइट टेल है तो अल्फा राइट पे चला गया, और अगर टू टेल है तो अल्फा बाई 2 इधर और अल्फा बाई 2 हाफ हो जाता है ना, अल्फा बाई 2 इस तरफ लेफ्ट टेल पर और अल्फा बाई 2 राइट टेल पर। और ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन आ गया, एक्सेप्टेंस रीजन। और इसी तरह ये एक्सेप्टेंस रीजन है, दिस इज आल्सो एक्सेप्टेंस रीजन, और ये क्रिटिकल रीजन आ रहा है नेक्स्ट। ठीक है,
तो ये वन टेल और टू टेल का कंसेप्ट भी आपको आ जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको वन टेल और टू टेल का पता होना चाहिए। सपोज अगर टेल बनती है वन और आपने टू टेल बना दिया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऑनवर्ड जितना भी आप काम करेंगे वो सारा मिस्टेक होगी। इसलिए वन टेल और टू टेल का फैसला कहाँ से होगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। तो अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ी, अगर उसमें वर्ड यूज किया गया मोर देन, लेस देन, डिफरेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट, डिक्रीज, इंक्रीज, अगर ये वर्ड यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, मोर देन, लेस देन, इम्प्रूवमेंट, इज देयर एन इम्प्रूवमेंट, इज देयर एन डिक्रीज, इज देयर एन इंक्रीज, इस तरह के वर्ड जब स्टेटमेंट में यूज किए जाएं, इससे मुराद नजर आ रहा है कि वन टेल है। और अगर आपको कहा जाए टेस्ट द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टू मेडिसिन्स या एटसेट्रा, आप इसमें कह लें इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज, तो यहाँ पर टू टेल टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये वन टेल है या टू टेल है। फिर जब वन टेल आपने फैसला करना है तो उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेके जाना है। तो इक्वलिटी साइन अजीज तलबा हमेशा H0 में आएगा। उसकी वजह क्या है वो आगे चल के आपको समझ आएगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब मैं जनरल प्रोसीजर लिखूंगा तो, ठीक है। तो इक्वलिटी साइन ऑलवेज इन द नल हाइपोथेसिस, ये ज़हन में रखिएगा। इक्वल साइन हमेशा नल हाइपोथेसिस में ही आएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इक्वलिटी साइन नहीं आ सकता। इस चीज को ज़हन नशीन कर लें। तो वन टेल और टू टेल टेस्ट के बाद अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये डेफिनेशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अज़बर कर लीजिए, याद कर लीजिए, और इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन भी हम करेंगे आगे। तो अभी यहाँ पर सिर्फ मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि देयर आर in testing of hypothesis two types of error are committed. In testing of hypothesis two types of error are committed. जारी बात है, हमको फरिश्ते तो है नहीं कि छोटी सी सैंपल की इंफॉर्मेशन लें और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन ले लें और उसमें गलती ना हो। तो गलती किस तरह की हो सकती है कि हम एक हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, ठीक है, हम एक हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें जबकि वो एक्सेप्ट होना चाहिए था। एक तो ये गलती हो सकती है, और दूसरी गलती क्या हो सकती है, दूसरी गलती ये हो सकती है कि हम एक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें जबकि उसको रिजेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। यानी जैसे हम अफरीदी को सिलेक्ट कर लेते हैं हर टीम के अंदर, अफरीदी को हर टीम के अंदर सिलेक्ट कर लेते हैं जबकि उसको रिजेक्ट होना चाहिए था, और एक डिजर्विंग प्लेयर है उसको हम रिस्टार्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं लेते स्क्वाड के अंदर, जबकि वो क्या होना चाहिए था, एक्सेप्ट होना चाहिए था। तो व्हेन वी रिजेक्ट ए हाइपोथेसिस, व्हेन वी रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, इट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। तो टाइप 1 एरर क्या है, व्हेन वी परफॉर्म ए हाइपोथेसिस टेस्ट वी डिराइव द एविडेंस फ्रॉम द सैंपल इन द फॉर्म ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट द सैंपल एविडेंस may lead us to make a wrong decision. We may reject a null hypothesis when it is actually true, ठीक है, or we may accept a null hypothesis when it is actually false. समझ आ गया? The former type is called type 1 error and the later type 2 error. तो type 1 error क्या है? When we reject the null hypothesis when it is actually true. We reject a null hypothesis when actually it was true, or we accept a null hypothesis when it was wrong. जी, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर आपने डेफिनेशंस पढ़ ली और एग्जांपल भी दे दी आपको कि प्लेयर्स के हवाले से कि टाइप 1 एरर कब कमिट होता है, टाइप 1 एरर कब जो है वो कमिट होता है और टाइप 2 एरर कब कमिट होता है, ठीक है जी। अजीज़ तलबा, अब हम एप्लीकेशन वाली साइट पर जा रहे हैं और एप्लीकेशन के लिए हमारे पास वी हैव टू राइट जनरल स्टेप्स, जनरल प्रोसीजर फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे तो यू शुड हैव अ प्रोसीजर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, वी स्टेट आवर हाइपोथेसिस। तो स्टेप्स इन्वॉल्व जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। पहला स्टेप क्या है,
ये जमा के सीगे में यूज़ करता हूँ। जब आई एस यूज़ किया जाए एंड पर तो वो वाहिद के सीगे में यूज़ होता है। एक्चुअली दो हाइपोथेसिस आप बना रहे हैं, नल और अल्टरनेटिव, तो ये इसलिए मैंने हाइपोथेसिस का नफल यूज़ किया यहाँ पर। ठीक है, दिस इज बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस आता कहाँ से है? दिस इज अवर रिसर्च प्रॉब्लम। आप देखना चाहते हैं नंबर ऑफ स्मोकर्स इन यूनिवर्सिटी। अब ये आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, हाउ मैनी स्मोकर्स इन द यूनिवर्सिटी या नंबर ऑफ स्मोकर्स इन द यूनिवर्सिटी, या स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या मार्क्स एवरेज लेकर आते हैं। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या है? एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 50। कि हम कहते हैं जी ऑन एवरेज स्टूडेंट्स जो है वो 50 मार्क्स लेके आते हैं एनटीएस स्कोर के अंदर। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा? एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 50। तो वी स्टेट आवर हाइपोथेसिस दैट इज एच नॉट एंड H1। तो ये हम पहले स्टेप में स्टेट करते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स। पहला स्टेप, देयर आर 6 स्टेप्स वी हैव टू पास एनी थ्योरी, चेक एनी थ्योरी जो इंसापल की बुनियाद पर पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन लेंगे, तो वी हैव 6 सर्टन स्टेप्स। उसमें से उसको थ्योरी को गुजारना होगा, उन पूरे प्रोसेस में से गुजारने के बाद हम डिसीजन लेते हैं। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? डिफाइन और चूज level of significance। That is अल्फा। अब मैंने वर्ड यहाँ पे डिफाइन और ओब्लिक करके चूज लिख दिया कि अदर डिफाइंड होना चाहिए था, DEFINED। ये तो डिफाइंड होता है या क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, अगर ना दिया हुआ तो वी चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, और नॉर्मली या यूजुअली वी टेक अल्फा इज इक्वल टू 5%। (0.05). तो स्टेप नंबर 3 क्या है? द टेस्ट स्टेटिस्टिक टू बी यूज्ड इज डिफाइंड। स्टेप नंबर 3 में क्या है? द टेस्ट स्टेटिस्टिक इज डिफाइंड। तो अजीज तलबा, कौन सी टेस्ट स्टेटिस्टिक कब लगानी है? तो एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि हमारे इस कोर्स के अंदर हमने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको दिखाया कि वी विल यूज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वी यूज़ टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्राई स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी आप मीन्स की वेरिएंसेस की टेस्टिंग कर रहे हैं तो या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी, या एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी। जब वेरिएंसेस की टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ पर एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी। ठीक है, जब वेरिएंसेस की टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ पर एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी। तो ये टेस्ट स्टेटिस्टिक्स कौन सी यूज़ होगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद आपका विद योर एक्सपीरियंस जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में, क्योंकि जब ये जितने भी क्वेश्चन या जितने हम चैप्टर्स ऑनवर्ड पढ़ेंगे तो वो ऑलमोस्ट इनकी थ्योरी जो है वो आपस में मिलती जुलती होंगी, बट माइनर चेंज के साथ पूरी टेस्ट स्टेटिस्टिक बदल जाएगी। टेस्ट स्टेटिस्टिक कौन सी लगानी है? विद योर एक्सपीरियंस यू कैन गेट अबाउट दिस। तो स्टेप नंबर 4 में कंप्यूटेशन है। अब इसमें हम क्या करते हैं? हम ये टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्टेप नंबर 5, द थ्योरेटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन भी इसको बोलते हैं, is defined। यानी वो वैल्यूज
जिनसे बाहर जो है हाइपोथेसिस क्या होता है, रिजेक्ट होता है। और स्टेप नंबर 6 है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या होता है, इफ द कंप्यूटेड वैल्यू lies in the acceptance region, H naught is accepted, and otherwise रिजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा इसमें कंक्लूजन में, इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लाइज इन द एक्सेप्टेंस रीजन, H naught is accepted and otherwise rejected। तो अजीज तलबा, आपने इस लेक्चर में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को बयान किया कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। फिर इसकी इट हैज़ 2 ब्रांचेस, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फिर हमने एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स को बाद में रखा है, नेक्स्ट लेक्चर में या ऑनवर्ड जितने लेक्चर्स आएंगे उसमें उसकी बात करेंगे। पहले हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करेंगे। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर जो था उसकी डेफिनेशन थी कि व्हाट वी डू इन दिस, it is a procedure which enables us to decide on the basis of information contained in a sample whether to accept or reject any statistical statement which is called statistical hypothesis। ठीक है, तो statistical hypothesis को हम accept करते हैं या reject करते हैं on the basis of information contained in sample। उसके बाद हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस। कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट होना चाहिए था और हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो गलती है, ये इम्कान है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम अल्फा लेते हैं दैट इज़ 5%, और 5% से क्या मुराद है, देयर आर 5 चांसेस इन 100 ऑफ मेकिंग इनकरेक्ट डिसीजन अबाउट द नल हाइपोथेसिस। तो इसके बाद हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक की बात है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, बेसिकली वो फार्मूला विच वी यूज़ फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। तो कोई तो फार्मूला होना चाहिए ना जिसमें कुछ वैल्यूज पुट होंगी और उसकी बेस पर हम फैसला करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 में हम ये करते हैं कि उसके बाद हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक को पढ़ा। टेस्ट स्टैटिस्टिक के बाद हमने टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर पढ़े, और रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन पढ़ा। और टाइप 1 एरर क्या है, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। बेसिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर आर सेम। ठीक है, ये चीज़ें में रखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर देखें तो अल्फा जो है बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर है। तो टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर के बाद हमने 1 टेल 2 टेल टेस्ट को पढ़ा। इट डिपेंड्स अपॉन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस का निशान है या ग्रेटर है तो 1 टेल है, अगर वो नॉट इक्वल है तो
टू टेल है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी बेस पर सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है, इसी पे बेस करता है। अच्छा, अब आप देखें जो 3D टेरिजन बनता है ना स्टेप नंबर 5 के अंदर, वो भी डिपेंड करता है आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर। अदर आफ्टर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू इज लेस देन म्यू नॉट है सपोज, ठीक है, अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस जिस निशान के साथ है तो 3D का रीजन भी लेस के निशान के साथ होगा, और अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर के साइन के साथ है तो 3D का रीजन भी ग्रेटर साइन के साथ होगा, और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल है तो 3D का रीजन के अंदर भी आपके दो पोर्शन बनेंगे, दो पॉइंट्स यू हैव टू शो। तो यहाँ पे आपने आपको वो भी बताया 3D रीजन में। उसके बाद जो हमें चीज़ नेक्स्ट थी दैट वाज कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में क्या है, इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन वी एक्सेप्ट एच नॉट, अदरवाइज वी रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। अगर आपकी कंप्यूटेड वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाए तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, अगर वो रिजेक्शन रीजन में चली जाए तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, और उसके बाद हम कंक्लूड कर लेते हैं कि हमें डिसीजन जो लेना है वो यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज अगर ब्लड प्रोटीन लेवल हम टेस्ट कर रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू 7.25, एच नॉट हमारा ये है, और H1 क्या है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 7.25, और हमने पेशेंट्स की 10 रीडिंग ली, उसके बाद हमने डिसीजन लिया। अब अगर हमारा H नॉट रिजेक्ट हो गया तो हम कहेंगे भी नहीं, इस पेशेंट के अंदर ब्लड प्रोटीन लेवल जो है वो 7.25 नहीं है। तो ये वो कंसेप्ट थे जो आपको देना ज़रूरी थे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टेस्टिंग की तरफ प्रॉपरली बढ़ेंगे और देखेंगे वी विल टेस्ट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। म्यू हम मीन्स की टेस्टिंग करेंगे, जहाँ पर मीन्स की टेस्टिंग होगी तो वहाँ वो सारे क्वेश्चन जिनका ताल्लुक मीन्स के साथ है और सिंगल पॉपुलेशन और सिंगल सैंपल की बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हुई होंगी और कुछ मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएंगी अगले लेक्चर्स के अंदर। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।